एस एकेडमी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनराज। कल हमने देखा था कि संविधान क्या है, संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है। आज हम देखेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्या है और संविधान सभा क्यों और कैसे बनी। संविधान की ज़रूरत क्या है, इसके पक्ष में हमें कुछ तर्क याद करने होंगे कि आखिर हम संविधान का निर्माण करते ही क्यों हैं, और दूसरी बात होगी कि संविधान सभा क्यों और कैसे बनी। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा है कि संविधान की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, संविधान हमने देखा कि एक मूलभूत कानून है। कल हमने देखा था कि संविधान वह मूलभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। किसको संचालित किया जाता है? शासन व्यवस्था को। शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें एक सरकार की ज़रूरत होती है, और सरकार का गठन करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। और सरकार उसके साथ ही हमारे अधिकारों की भी रक्षा करती है। हमारे अधिकार कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उन सब की रक्षा के लिए हमें एक सरकार की आवश्यकता होती है जो शासन को संचालित भी कर सके और हमारे अधिकारों की रक्षा भी कर सके। लेकिन ये सरकार का गठन हम किस मूलभूत कानून के आधार पर करते हैं? तो वो है संविधान। तो सरकार के गठन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है ताकि वो हमें हमारे अधिकारों की और हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। पहला तर्क तो ये हो गया। दूसरी बात ये होती है कि संविधान एक ऐसा महत्वपूर्ण या आधारभूत कानून होता है जिसे उस देश के सभी नागरिकों की सहमति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम हमारे देश की बात करें तो प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, इस संविधान को फिर अंत में आता है हम भारत के लोग, ये शुरुआत होती है और अंत में आता है प्रस्तावना को, इस संविधान को अंगीकृत क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब अपने आप को सौंपते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो हमारे देश की नागरिकों की सहमति से हम लोगों ने अपने लिए स्वीकार किया है। तो संविधान इसलिए भी ज़रूरी होता है कि संविधान को उस देश के सभी नागरिकों की एक सहमति प्राप्त होती है। इसलिए एक देश में एक आधारभूत कानून हो जिसे उस देश के सभी नागरिकों की सहमति प्राप्त हो, इसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, यह नागरिक और सरकार के मध्य संबंध निर्धारित कर पाता है। हमें नागरिक और सरकार के मध्य संबंध निर्धारित करने के लिए कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलते हैं। नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, वो हमें फंडामेंटल राइट्स में, मतलब मूल अधिकारों में देखने को मिलते हैं। तो सरकार का उस संबंध में क्या तर्क होगा और इन दोनों के मध्य क्या संबंध होगा, ये कौन दिखाएगा? हमें संविधान। इसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। फिर दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत विविधतापूर्ण देश है जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हैं। तो उन लोगों के मध्य एक न्यूनतम संतुलन या फिर एक मूलभूत दिशा निर्देश या सिद्धांत, ताकि देश में सौहार्दपूर्ण तरीके से या सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, उसके लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक मूलभूत सिद्धांत की, या एक ऐसा कानून जिसे उस देश के सभी लोग मानते हो। इसलिए भी हमें संविधान की ज़रूरत है क्योंकि हमारा देश में विविधता अधिक है। फिर पांचवी बात, संविधान जो होता है वो किसी देश के आदर्श जिसे वो देश प्राप्त करना चाहता है या जिन आदर्शों को वो देश हमेशा बनाए रखना चाहता है, उनके लिए उनको उस एक दस्तावेज में हमें पिरोना होता है। तो उसके लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है ताकि हम बार बार उस दस्तावेज को देखकर ये समझ पाएँ कि हमारे आदर्श क्या हैं, हमें किन चीज़ों को हमेशा बनाए रखना है। जैसे प्रस्तावना में भी, प्रस्तावना कहा जाता है कि हमारे संविधान का एक आत्मा है। तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता, ये हमारे देश की क्या है? मूलभूत सिद्धांत है कि इन चीज़ों को हमें हमेशा बनाए रखना है। कुछ शब्द हम देखते हैं कि संविधान हमारे देश का क्या है? आईन है, जिसको कहा जाता है कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें देख के हम हमारे देश की छवि को देख सकते हैं कि हमारा देश वास्तव में कैसा है। कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर हमारे देश को समझना चाहता है तो हमारे देश के संविधान को पढ़ ले तो वह समझ जाएगा कि इस देश की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिंब भी हमारे देश का संविधान है। तो इस तरह दोस्तों, कल हमने संविधान क्या है, संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है, और आज हमने देखा कि संविधान की ज़रूरत क्या है।
कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान क्यों हम बनाते हैं, उस चीज़ को हमने आज देखा। अब जो हमारा विषय है उसमें हम चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे यह बना। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये काफ़ी रोचक रही है। ये विषय थोड़ा सा इतिहास का है, जिस डिटेल में आप इतिहास में ही पढ़ेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में चर्चा आवश्यक है क्योंकि हम आगे संविधान में पूरी तरह से शामिल हो पाएँ। तो देखने की बात यह है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आती है। चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर की अनुमति दी और कहा कि हाँ, आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आप ईस्ट इंडिया मतलब आप पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हो। और 1600 ईस्वी में वो आती है। उसके बाद आप देखेंगे इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि करती है, जो कि अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय इनके मध्य होती है संधि। ये तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करते हैं। किसमें? बक्सर के युद्ध में 1764 में, जिसमें इनकी हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? जीत होती है। उस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और वह संधि के आधार पर कई चीज़ें तय होती है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कंपनी को एक दीवानी अधिकार मिल जाता है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी अधिकार मतलब कर और शासन प्रशासन की शक्ति मिलती है। इन सब चीज़ों को आप विस्तारित रूप में इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें एक संक्षिप्त जानकारी लेना है। तो दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है। देश के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में कंपनी भी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है। फिर 1857 का एक महत्वपूर्ण विद्रोह जिसे हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। 1857 का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में होता है और 1858 में जाके जो है कंपनी जो है पूरी तरह से शासन को अपने अधिकार में ले लेती है। 1858 तक आते आते ये बात भी देखने को मिलती है कि लगभग पूरा देश उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया होता है। ये बात भी हमें देखने को मिलती है। और ये जो 1858 में जो कानून बनाए जाते हैं उसके बाद से आज़ादी तक कंपनी का शासन तंत्र चलता रहता है। उसमें कई सारे अधिनियम आते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो होता यह है कि जब हमें आज़ादी प्राप्त होती है तो हमें एक संविधान की ज़रूरत होती है, और उस संविधान की पहला जो सुझाव दिया गया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया था। और संविधान सभा का गठन 1946 में होता है और जनवरी 26, 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। यद्यपि ये चीज़ है दोस्तों कि विभिन्न विशेषताएं हैं हमारे संविधान में, लेकिन जो पूरा जो इतिहास रहा है लगभग 200 वर्षों का ब्रिटिश कालीन, वो शासन तंत्र था तो हमारे देश के लिए ही, हमारे देश की व्यवस्था के लिए। हमारे देश के नेताओं ने कई मांग की कि हमारे देश में भारतीकरण किया जाए प्रशासन का, लोगों को अधिकार दिया जाए। कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें न मिली, लेकिन जो जड़ें हैं हमारे संविधान की वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कालीन कानून और राज्य व्यवस्था में हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप ऐसा कभी ना कहें कि ये एक उपहार था या हमारा संविधान ब्रिटिश कालीन कानून और राज्य व्यवस्था को उपहार है। ये कोई उपहार नहीं था, ये लगातार हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मांग का परिणाम था। और उसी मांग के परिणाम स्वरूप हमने कई सारे एक्ट जो है पारित करवाए और ब्रिटिश शासन ने अपने शासन तंत्र को संचालित करने के लिए भी पारित किए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो थी हमने एक समय यात्रा पूरी की, जो 1600 से लेकर 1947 तक क्या एक परिदृश्य रहा। इसको डिटेल में तो आप इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन हमने एक संक्षिप्त रूप में समझ लिया कि कंपनी का आना और बक्सर का युद्ध का जीतना, फिर इलाहाबाद की संधि का होना और कंपनी का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना, क्योंकि
प्रारंभिक रूप में कंपनी क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक कंपनी से उसका राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना और देश के फिर धीरे धीरे करते करते, चाहे वो युद्ध की नीति हो, सहायक संधि की नीति हो, व्यवगत की नीति हो, उसके द्वारा उन्होंने पूरे देश को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। और उसके आधार पर ये जो शासन तंत्र कंपनी का चलता रहा, ये 1947 तक चलता रहा। उसके बाद हमारे देश को संचालित करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, संविधान की, ताकि हम अपने अनुसार देश का संचालन कर सकें, देश की व्यवस्था बना सकें। क्योंकि ये सारे जो कानून थे 1773 या फिर 1858, 1861, ये जितने भी कानून थे, कंपनी ने अपने शासन तंत्र, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, क्योंकि ये औपनिवेशिक शासन तंत्र के कानून हैं। इस बात को समझना है। अब हम एक आज़ाद देश थे और हमें हमारे देश के लिए कुछ जो भी हमने सीखा ब्रिटिश काल में हो, या फिर हमारी सभ्यता, संस्कृति, जो हमारे दर्शन है, जो हमारा एक विचार है, या हमारा जो एक उद्देश्य है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, उन चीज़ों को हमें शामिल करके एक संविधान, एक आधारभूत सिद्धांत बनाने थे, जिनके आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित हो सके। तो इस तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और संविधान सभा, अब संविधान बनाने के लिए ऐसा तो हो नहीं पाता कि हमारे देश की सारी जनसंख्या मिल के डिसाइड करे, उनको एक प्रतिनिधि चुनने थे, और प्रतिनिधियों का समूह ही संविधान सभा कहलाया, जो संविधान बनाने का जिनको कार्यभार सौंपा गया। अब संविधान सभा क्यों बनी और कैसे बनी? संविधान सभा क्यों बनी, इसका तो उत्तर आपको मिल गया कि संविधान बनाना था, और उसके लिए प्रत्यक्षतः नागरिक, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें सभी नागरिकों का मत लिया जाता है। और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक तरीका यह भी होता है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वे हमारे लिए नीतियां निर्माण करते हैं, जो आज भी चलता है। लेकिन कई स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में प्रत्येक नागरिक का निर्णय, जिसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है, तो उस तरीके की प्रक्रिया हम नहीं निभा सकते थे, क्योंकि देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ के लगभग थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो संविधान सभा क्यों बनी, ये तो आपको उत्तर मिल गया, क्योंकि हमें देश के अब शासन संचालन के लिए अब एक आधारभूत कानून की आवश्यकता थी, ताकि हम देश का सफलतापूर्वक शासन को संचालित कर सकें और हमारे विकास के मार्ग को सुनिश्चित कर सकें। अब कैसे बनी, तो हम इसकी एक टाइमलाइन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बार जो विचार दिया था कि भारत की एक संविधान सभा हो, भारत के संविधान का निर्माण करे, वो एम एन रॉय को दिया था, जिसका चर्चा हमने पहले लेक्चर में भी की थी। पहली बार जो विचार एम एन रॉय ने दिया था, ये कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी आंदोलन के बहुत अग्रणी नेता थे भारत में। इन्होंने पहली बार संविधान सभा का विचार दिया 1934 में। ये एक फैक्ट है, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनता है कि पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने, और 1934 में दिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा औपचारिक मांग की जाती है कि संविधान निर्माण हेतु, मतलब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना है, जिससे हम हमारे संविधान का निर्माण कर सकें। इसकी मांग औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली कब की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? 1935 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कहा कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान होगा, और जो बिना बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा, और जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का उसमें मत लिया जाएगा। और सभी भारतीय नागरिकों से मतलब उन सभी से है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हम हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा एक संविधान का निर्माण करेंगे, और हम उसके अनुसार अपने शासन को संचालित करेंगे, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप अर्थात कोई ब्रिटेन की सत्ता या ब्रिटिश सत्ता हमारे कानून निर्माण की प्रक्रिया में बाधा न डाले। अब ये क्या हुआ कि ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ये मांग तो प्रस्तुत की। अब क्या होता है कि इस मांग को अंततः स्वीकार भी किया गया, किसके द्वारा? सैद्धांतिक रूप से। लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में अंतर ये है कि व्यवहारिक रूप में स्वीकार करने का अर्थ है कि सिद्धांत पहले स्वीकार किया कि हाँ, आपको संविधान सभा बनानी चाहिए क्योंकि आपको एक संविधान बनाना है।
और आपके द्वारा ही बनाई जाएगी और उसके लिए कार्य भी शुरू हो जाए। वो होता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप में स्वीकार करना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप में तो स्वीकार किया कि हाँ, भारत के लिए भारत के लिए संविधान बनाने के लिए हम संविधान सभा का गठन करेंगे। और ये जो स्वीकारोक्ति थी उनकी, ये अगस्त प्रस्ताव में थी जो 1940 में आया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया कि हाँ, भारत को संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आता है और ब्रिटिश सरकार का ये प्रस्ताव लेके फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है। वो किन्हीं कारणों से हालांकि स्वीकार नहीं हो पाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव लेके क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। और उसमें यह मत रहता है कि भारत अपना संविधान बना सकेगा और भारत की एक संविधान सभा होगी जिसमें भारतीय होंगे। लेकिन विश्व युद्ध चूँकि 1939 से 1945 का दौर द्वितीय विश्व युद्ध का था, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत का समर्थन चाहता था ब्रिटेन। इसीलिए उसने ये मत रखा कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद भारत अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकता है और अपने लिए, और वही संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाएगी। तो ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रावधान था, इसलिए कांग्रेस को भी ये स्वीकार नहीं था और मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें एक पृथक देश की मांग थी। उनको एक पृथक देश चाहिए था। इस कारण से जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 का, वो समाप्त हो गया, वो असफल रहा। अंततः क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। और कैबिनेट मिशन में जो प्रस्ताव था उसमें जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि हमें एक पृथक देश चाहिए, मतलब 2 संविधान सभा का निर्माण होगा, उसको तो खारिज किया। लेकिन कहीं न कहीं कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को के लिए एक संतुष्टकारी थी, क्योंकि इसमें पृथक, अगर आपको स्वीकार ना हो तो आप पृथक रह सकते हैं, मतलब एक अलग संविधान, अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को रख सकते हैं। इस तरह का प्रावधान था, लेकिन एक पृथक राष्ट्र नहीं बना सकते। इस तरह के प्रावधान थे जो मुस्लिम लीग के लिए कहीं न कहीं संतुष्टकारी थे। अब संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ ये हम देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो आया था 1946 का, उसके अनुसार ही संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। ये आपको याद रखना है। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। और इस संविधान सभा की क्या विशेषताएं थी कि इसमें कुल संख्या जो थी सदस्यों की वो 389 थी, जिसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 जो सदस्य थे वो रियासतों के लिए, 93 सीटें जो थी वो रियासतों को दी गई थी। टोटल जो सीट थी वो 389 थी, 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें रियासतों के लिए। अब क्या होता है कि ये जो 296 सीटें थी, इसमें से 292 सदस्य और 4 सदस्य का 2 विभाजन और किए गए, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो 11 गवर्नर प्रांतों से निर्वाचित होने थे। 11 गवर्नर प्रांतों में थे मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, केंद्रीय प्रांत, बंगाल, असम, यूपी, बिहार, सिंध। और 4 मुख्य कमिश्नर प्रांतों से, 4 मुख्य कमिश्नर जिसमें कमिश्नर अपना शासन चलाता था, दिल्ली, अजमेर, मरवार, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब इन क्षेत्रों से अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर आने थे। तो सीटों का बंटवारा कैसे किया गया, अब ये सवाल उठता है कि ब्रिटिश भारत में सीटों का बंटवारा उन्होंने कैसे किया। तो जनसंख्या के अनुपात में किया। जिस राज्य में जैसी जनसंख्या थी उसके अनुसार लगभग 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट उन्होंने प्रस्तावित की, या 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 1 सीट करती थी। ये प्रावधान किया गया। फिर ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी वो 3 मुख्य समुदायों में विभाजित थी, जिसमें से पहला समुदाय मुस्लिम, फिर दूसरा सिख और तीसरा था सामान्य। सामान्य मतलब मुस्लिम और सिख छोड़ के जितने भी समुदाय हैं वे सामान्य में आते हैं। उनकी जनसंख्या के अनुपात में फिर सीटों का बंटवारा हुआ उस प्रांत में, ब्रिटिश प्रांत में। और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि जो थे वो राज्य विधानमंडल से आए थे। राज्य विधानमंडल, क्योंकि संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो लोगों ने अपने प्रतिनिधि राज्य विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में भेजे और प्रांतीय विधानमंडल से प्रतिनिधि संविधान सभा में आए।
तो इस तरह से ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और रियासतों के प्रतिनिधि जो थे, जो रियासतों से आने थे, वो रियासत के प्रधान द्वारा मनोनीत होते थे कि रियासत का जो राजा, नवाब जो भी होता था, वो अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेजने का नियम जो प्रस्तावित किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत या नामित थी, क्योंकि रियासतों के प्रतिनिधि वहाँ पे क्या थे, मनोनीत थे, वो अपने प्रतिनिधि भेजते थे, निर्वाचित थे। और वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो राज्य विधानमंडल से आए थे, और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि भी एक सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। उसको हम देखते हैं आगे। तो संविधान सभा क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का गठन किया। अगर लोगों के द्वारा मत दिया जाता, और चाहे 18 वर्ष से ऊपर या फिर 21 वर्ष, जो भी आयु उस समय निर्धारित की जाती, और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का गठन होता, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षतः निर्वाचित। लेकिन यहाँ पर विधानसभा जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसी प्रकार संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। तो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनमें जो सीटें अलोकेट थी, और उस समुदाय विशेष के लिए भी कुछ सीटें निश्चित थी, इसके अनुसार उन्होंने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे, जो कि स्वयं सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य भी क्या थे, सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। यहाँ पर सीमित मताधिकार का अर्थ यह है क्योंकि भारत में उस समय, ब्रिटिश भारत में, अपने मतदान का प्रयोग वही लोग कर पाते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करते थे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी कि यहाँ तक शिक्षित व्यक्ति ही वोट दे सकता है। संपत्ति का भी एक उसमें क्राइटेरिया था, माना कि जिसके पास 2 या 3 एकड़ ज़मीन है वही दे सकता है वोट, इस तरीके के। और जो कर का नियमित भुगतान करता है वही वोट दे सकता है, इस तरीके के कुछ प्रावधान थे उस समय। तो उसके आधार पर, इन प्रावधानों के आधार पर किसका निर्वाचन हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि थे उनका, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन हुआ इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सीमित मताधिकार के आधार पर। और इन प्रतिनिधियों ने फिर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा जो थी भारत की, वो अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत थी। वो पहले हम देख चुके हैं। इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित थी जो हमारे देश की संविधान सभा थी। उन सब चीज़ों को और संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की जो गुण थे या फिर उन आलोचनाओं को हम कैसे बचाव करें, क्या तर्क दें, इनको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। अब चुनाव की शुरुआत कब होती है, तो चुनाव ब्रिटिश भारत की, अब आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने देखा कि जो रियासतें थे उनके लिए 93 सीटें थी, और वो तो उनके राजा या नवाब के द्वारा प्रतिनिधि को भेजना था। अब बची 296 सीटों की बात, वो उसका विभाजन भी हमने देख लिया। तो 296 सीटों के लिए अब क्या हुआ, चुनाव शुरू हुए। ये हम देख रहे हैं कब शुरू हुए, अगस्त 1946 को चुनाव की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें उसमें से जीती। बची 15 वो छोटे समूह और स्वतंत्र प्रतिनिधियों ने जीती, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े हुए थे उन्होंने, और छोटे छोटे समूह थे, कई सारी पार्टियां थी, उन्होंने जीती। यद्यपि 93 सीटें जो रियासतों की थी, रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने हित सुरक्षित नहीं लग रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। इसलिए 296 सीटों पर निर्वाचन होता है देश में अगस्त 1946 में, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग 73 और अन्य छोटे और स्वतंत्र प्रतिनिधि 15 सीटें जीतते हैं, और इस तरह से संविधान सभा का गठन होता है। अब यद्यपि संविधान सभा प्रत्यक्षतः निर्वाचित नहीं थे, ये हमें तर्क याद रखना है। हालांकि कहेंगे कि आपकी संविधान सभा तो प्रत्यक्षतः निर्वाचित भी नहीं थी, मतलब वह लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ करती थी, जो
जो संविधान सभा इस देश का एक आधारभूत कानून बना रही है, उसको कम से कम लोगों के द्वारा तो निर्वाचित होना था या सार्वभौमिक मताधिकार पर निर्वाचित होना था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया। तो हमारी जो संविधान सभा है उस पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित नहीं थी, आरोप लगता है। सार्वभौमिक मताधिकार पर भी निर्वाचित नहीं थी, लेकिन उसका एक गुण था कि संविधान सभा में सभी धर्मों वर्गों के प्रतिनिधि थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई, एससी, एसटी, महिलाएं, और महिलाएं भी सभी वर्गों से चुनी गई थी। ये एक संविधान सभा का पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे हम इन चीज़ों के बारे में और चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की क्या आलोचना की जाती है और संविधान सभा की उन आलोचनाओं को आप कैसे काउंटर करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। एक पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और दूसरी बात थी कि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति संविधान सभा में शामिल थे तत्कालीन समय के, लेकिन महात्मा गांधी और जिन्ना शामिल नहीं थे उस समय संविधान सभा में। इस तरीके से हमने कल के लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान क्या है और संविधान, विधान और नियम में क्या अंतर है, ये भी हमने देखा था कल के लेक्चर में। आज हमने देखा कि संविधान बनाया क्यों जाता है, संविधान की आवश्यकता क्या है। फिर हमने देखा कि संविधान सभा क्यों और कैसे बनी। अब हम आगे देखेंगे कि संविधान सभा ने क्या कार्य किए, फिर उसके बाद हमें संविधान सभा की जो समितियां थी उनको भी देखना है, और संविधान सभा का फिर हम मूल्यांकन भी करेंगे उनके कार्यों का। तो इस तरीके से 4 या 5-6 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो 15 से 20 मिनट के होंगे, और इस तरह आपको दिक्कत भी नहीं होगी विषय को समझने में। और धीरे धीरे करके डिटेल्ड रूप में एक एक लेक्चर में टॉपिक का एक एक महत्वपूर्ण पार्ट हम पूरा डिस्कस कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।